नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर के आए जो रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और क्लर्क, एलडीसी, वीडियो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हमारे आज के चैप्टर का नाम है प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, हम कोई किसी कोचिंग क्लासेज से नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है ताकि अच्छी से अच्छी नॉलेज वो प्राप्त कर सकें। और मैं गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि इस प्रोनाउन के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो और हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, अलग तरीके से बनाया है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों हाँ, इस वीडियो की एक खासियत होगी कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आप कुछ चीज़ों से वंचित रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो फर्स्ट, सबसे पहले हमारा जो पहला प्रोनाउन है वह है पर्सनल प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल के रूप में राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल, ये एक सेंटेंस दिया गया है। तो ऊपर का वाक्य कहने या सुनने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। इसकी जगह पर हम ये कहें तो यह ही प्रोनाउन है जो राम नाउन के बदले आया है, क्योंकि ऊपर दो जगह राम का प्रयोग हमने किया है। अतः हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले में आए। प्रो शब्द का अर्थ फोर यानी बदले में होते हैं, बदले में है। पर्सनल प्रोनाउन इन्हें कहते हैं जो तीन तरह के व्यक्तियों यानी पर्सन्स के लिए आते हैं। तो पहला है बोलने के लिए, जैसे कि हम, आई और वी। दूसरा है जिसके साथ बोला गया है, दाऊ और यू। और तीसरा जिसके बारे में बोला गया है, ही, सी, इट, दे। इसलिए तीनों पर्सन्स हुए। अब हम बात करते हैं तीनों पर्सन्स की। तो देखिए, थोड़ा स्पष्ट आपको समझा दें कि तीन पर्सन्स क्या होते हैं। द फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन, यानी जो पर्सन स्पीकिंग वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जो स्पीकिंग कर रहा है, जो बोल रहा है, जैसे कि मैं अभी स्पीकिंग कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। द पर्सन स्पोकन टू इज सेकंड पर्सन, यानी हम जिससे बातें कर रहे हैं वह होता है सेकंड पर्सन। जैसे कि आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं और आप सेकंड पर्सन हैं दोस्तों। तो अब हुआ हमारा सेकंड पर्सन। और इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन, द पर्सन स्पोकन ऑफ इज द थर्ड पर्सन, यानी जो हम और आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं वह कहलाता है थर्ड पर्सन। अब देखिए दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि हमने एक THOU दाऊ शब्द बोला है, तो दाऊ के स्थान पर अब सिंगुलर में भी यू का व्यवहार होता है। ये प्राचीन अंग्रेजी जो थी हमारी, उसमें सिंगुलर में दाऊ और प्लूरल में यू का इस्तेमाल होता था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम पोएम्स में, अगर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम्स पढ़ते हैं तो उनमें दाऊ शब्द का यूज होता है। अब हम बात करते हैं केसेज ऑफ प्रोनाउंस की। तो केसेज ऑफ प्रोनाउन, राम इज अ बॉय, आई लव राम, राम्स फादर इज रिच। तो इस डिटेल को आप पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इनमें अंतर बताया गया है। तो राम ने और राम को दोनों के लिए अंग्रेजी में राम आया है। हाँ, जेनेटिव केस में थोड़ा में राम में थोड़ा अंतर आया है, उसके आगे एपोस्ट्रोफे एस जोड़ा गया है। जैसे कि आई लव राम, राम्स फादर इज रिच, यानी राम का पिता रिच है, धनवान है। अतः नाउन के केस को समझना बहुत सरल है। तो परंतु प्रोनाउन के भिन्न भिन्न केस में भिन्न भिन्न रूप होते हैं। हमारी हिंदी में भी तो मैं, मुझको, मेरा, तीन भिन्न भिन्न रूप होते हैं। आगे तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन के तीनों केस के एक वचन और बहुवचन रूप दिए जाते हैं। तो इस सारणी को आप दोस्तों बड़े गौर से देखें। और इस सारणी में हमने आपको बताया है नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और जेनेटिव केस है। इस तरफ हमारे सिंगुलर, प्लूरल, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और इसके पीछे हमने थोड़ा सारणी को सावधानी से बनाने के लिए सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दिए गए हैं। तो नॉमिनेटिव केस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन में देखिए आई और वी, ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस, जेनेटिव केस में माई और अवर, और माइन और अवर्स। सिंगुलर ये प्लूरल हैं इनके, ये बताए गए हैं कि आई, मी, माई, माइन सिंगुलर होते हैं। और वी अस, अवर और अवर्स ये प्लूरल होते हैं।
अगर हम बात करें सेकंड पर्सन प्रोनाउन की, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू नॉमिनेटिव केस में है, यू ऑब्जेक्टिव केस में, जेनेटिव केस में यूअर और यूअर्स, ये सिंगुलर और प्लूरल। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं और यही प्लूरल भी होते हैं। अब थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे ये नॉमिनेटिव केस में है, हिम, हर, इट, देम ये ऑब्जेक्टिव केस में है, हिज, हर, इट्स, देयर ये जेनेटिव केस में है और देयर्स ये भी जेनेटिव केस में है। और इसकी अगर हम बात करें तो ही, सी, इट ये हिम, हर, इट, हिज, हर, इट्स, हर्स ये सिंगुलर हैं और इन्हीं के यदि प्लूरल की बात करें हम तो ही, सी, इट इनका प्लूरल होता है दे, हिम, हर, इट इनका प्लूरल होता है देम, हिज, हर, इट्स इनका प्लूरल होता है देयर, हर्स का होता है देयर, देयर्स। इस प्रकार से ये सिंगुलर और प्लूरल में अंतर हुआ। अब हम बात करते हैं कि इस चार्ट को देखने पर हम जो कुछ निष्कर्ष निकालते हैं वो इस प्रकार से, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दो ही जेंडर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, और दोनों में एक ही रूप, दोनों में एक ही रूप रहते हैं। पुरुष भी अपने को आई कहता है और स्त्री भी अपने को आई कहती है। और पुरुष को भी यू कहकर संबोधित करते हैं और स्त्री को भी यू कहकर संबोधित करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ये दो जेंडर हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में ये बात नहीं है दोस्तों, इनमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का अंतर आ जाता है। सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए ही, सिंगुलर फेमिनाइन नाउन के लिए सी और सिंगुलर न्यूटर के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो नीचे के वाक्यों को आप पढ़कर इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इन वाक्यों में पुरुष के लिए ही एक वचन, स्त्री के लिए सी और एक वचन शिशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे तथा निर्जीव पदार्थों के लिए इट आता है। पर आपको ये ध्यान रहे, स्मरण रहे कि एक वचन नाउन के लिए ही, सी, इट आता है, तो बहुवचन पुरुष, स्त्री या नपुंसक जीव के तीनों के लिए हम दे का ही प्रयोग करते हैं। नीचे के 3 एग्जाम्पल्स आपके लिए दिए गए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल से आप स्पष्ट समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे रूप की। तो अभी तक हमने नॉमिनेटिव केस की बात हुई है, अब ऑब्जेक्टिव को लीजिए। नॉमिनेटिव केस हमने, सब्जेक्टिव केस की हमने बात की है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो ऑब्जेक्टिव को लें तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट रूप यू ही होता है। जैसे नाउन के नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही यू के साथ भी है, परंतु ही का हिम, सी का हर और इट का इट है। यू की तरह इट का ऑब्जेक्टिव में रूप नहीं बदलता है, यानी यू की तरह इट भी सेम वैसा ही है। बहुवचन दे का देम होता है। नीचे के वाक्यों में आप नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को बड़ी सावधानी से देख सकते हैं कि किसके लिए नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव क्या आया है और उसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ है। यहाँ पर हमने आपको 14 एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये बात बताई गई है। तो ऊपर के वाक्यों से ये स्पष्ट है कि ही, सी, इट, दे प्रोनाउन नॉमिनेटिव के लिए हिम, हर, इट, देम रूप ऑब्जेक्टिव में आए हैं। अब देखिए, यहाँ हम आपको एक थोड़ी सी बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। जब हम किसी पशु के लिए यानी सेक्स नर या मादा की बात करें तो नर या मादा को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम किसी के जेंडर उसका पता नहीं है, हमें उसका लिंग पता नहीं है, तो हम उसके बारे में यदि बात करें तो उसका हमें पता नहीं होता है, तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। पर लिंग जानने पर ही या सी का प्रयोग करते हैं। कुछ अंग्रेज लोग तो अपने मोटर कार को भी प्यार से सी कहते हैं। कुछ रेलवे मैन अपने इंजन को भी सी कहकर संबोधित करते हैं। यदि किसी बच्चे यानी चाइल्ड, बेबी, इन्फेंट का लिंग हम नहीं जानते, यानी वह बच्चा है या बच्ची है, तो हम चाइल्ड या बेबी के लिए इट सर्वनाम का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में द चाइल्ड इज लाइंग इन बेड, इट इज सॉबिंग, तो हमने यहाँ चाइल्ड के लिए इट का प्रयोग किया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात हम आपके लिए बताना चाहते हैं दोस्तों कि प्राय कविगण जो होते हैं
कविगण जो होते हैं, देखिए ये हमने आपको इस बॉक्स में बताया है कि किस प्रकार से ये कविगण जो होते हैं निजी पदार्थों को भी सजीव की तरह मानकर उनके लिए ही या सी का प्रयोग करते हैं। देखिए, और बलवान और भयंकर वस्तुओं के लिए ही कभी कभी हमने पोएम में ही और सी का प्रयोग पढ़ा होगा। तो देखिए, पोइट के लिए तो ये बात है कि बलवान और भयंकर वस्तुओं के लिए ही और कोमल या सुखद वस्तुओं के लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो पोएम्स में ऐसा हमने देखा है, जनरल इंग्लिश में नहीं होता है। वे प्राय टाइम, लव, सन, डेथ, नेचर, फॉर्च्यून, म्यूजिक, विजडम, साइंस आदि के लिए ही, और जैसे कि सॉफ्ट या थोड़ी सी कोमल सुखद होती हैं, जैसे मून है, सिर्फ है, कंट्री है आदि के लिए सी का प्रयोग करते हैं। यह स्वतंत्रता कवियों को ही है, पोइट्स को है, सबको नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो पर्सनल प्रोनाउन के जेनेटिव या पजेसिव रूप को देखने से पता चलेगा कि कुछ प्रोनाउन जेनेटिव में दो रूप में होते हैं। हाँ दोस्तों, यानी हमने आपको ऊपर बताया था, देखिए ऊपर हमने आपको जो टेबल बताई थी, उस टेबल में यदि जेनेटिव केस को हम देखें तो जेनेटिव केस में यहाँ पर दो रूप दिखाई दे रहे हैं। जेनेटिव केस वाली, ये जेनेटिव केस में हम आपको बता रहे हैं कि जेनेटिव केस में माई और माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, ही, हिज, इट्स, हर्स, देयर और देयर्स। तो ये क्या हैं, ये दो रूप क्या हैं? ये इन दोनों रूपों को हम यहाँ पर आपके लिए बताएंगे कि जेनेटिव केस जो होता है वो किस प्रकार से उसमें। तो देखिए, ए माई का माइन था, अवर का अवर्स था, यूअर का यूअर्स था, हर का हर्स था और देयर्स का देयर्स। तो देखिए, ग्रुप ए के जेनेटिव का विशुद्ध रूप एडजेक्टिव है और उनका प्रयोग ठीक एडजेक्टिव की तरह नाउन के पहले होगा। इन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रख लें कि जेनेटिव के विशुद्ध रूप एडजेक्टिव ही हैं। ग्रुप ए में जो शब्द आए हैं माई, अवर, यूअर, हर और देयर्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। परंतु ग्रुप बी की बात यदि हम करते हैं, ग्रुप बी की बात यदि हम करते हैं दोस्तों, तो ग्रुप बी में यहाँ पर माइन आया है, अवर्स आया है, यूअर्स आया है, हर्स आया है और देयर्स आया है। तो इनकी बात करें कि इनके दो प्रयोग हैं, इन प्रोनाउंस के दो प्रयोग हैं। वे वर्ब टू यानी टू बी, यानी इसमें टू बी में एज, एम, आर, वॉज, वर, वी, बीइंग के तुरंत बाद प्रयुक्त होते हैं। और दूसरी बात इनके विषय में है कि वे किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऊपर के कथन से स्पष्ट होता है कि ग्रुप ए तथा बी के रूपों और प्रयोगों में कितना मौलिक अंतर है। पहला एडजेक्टिव है और किसी नाउन के पहले रहकर उसे क्वालिफाई करता है। दूसरा विशुद्ध प्रोनाउन है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रोनाउन की बात करें तो ग्रुप बी में माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सब जो दी गई यही विशुद्ध प्रोनाउन हैं। और किसी वाक्य में किसी क्रिया का सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं तथा टू बी क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों के बाद प्रयुक्त होकर कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक रहता है। नीचे आपको कुछ पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। माई का है, अवर का है, माइन का है, अवर्स का है। तो उसी प्रकार योर, योर्स, इनके प्रयोग को भी समझ लेना चाहिए। यदि हम कहें माइन बुक, माइन फादर, तो कैसी भयंकर भूल होगी। बुक और फादर जो संज्ञाएं हैं उनके पहले कोई एडजेक्टिव ही रह सकता है, जैसे गुड बुक, काइंड फादर। उसी प्रकार माई एडजेक्टिव को ही अधिकार है कि फादर, बुक या अन्य किसी नाउन के पहले रहे। तो ये आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग सावधानी से कर सकते हैं। तो देखिए, माइन बुक है और ये आपको मैं बता चुका हूं कि फादर या बुक या अन्य किसी नाउन के पहले रहें। माइन तो प्रोनाउन है और वह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। उसी प्रकार यदि हम कहें दिस बुक इज माई, योर बुक इज हियर बट माई इज मिसिंग, तो यह भी भयंकर भूल होगी। अतः दिस बुक इज माइन, योर बुक इज और योर्स इज हियर बट माइन इज मिसिंग शुद्ध रूप होंगे। तो आप इस चीज को स्पष्ट क्लियर समझ लें कि माइन और माई का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, क्योंकि कभी कभी माई की जगह माइन का प्रयोग या माइन की जगह माई का प्रयोग एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम में इस प्रकार की अशुद्धियां आ जाती हैं। फाइंड द करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो इस प्रकार की अशुद्धियां जो होती हैं वो हमें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, क्योंकि
इसमें हम आपको इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में नाउन को आपसे कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सॉरी, प्रोनाउन को आपसे कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रोनाउन की इतनी अच्छी जानकारी, इतनी छोटी छोटी डिटेल मैंने अपने नोट्स में आपको अवेलेबल कराई हैं। तो मैं मानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका प्रोनाउन का जो कहीं भी आप गहराई से एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को सुने, शांतिपूर्वक सुने, बिना किसी डिस्टरबेंस के सुनेंगे, तो इसमें आपको कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यूज ऑफ इट, इट की हम बात करें कि हम लोग जान चुके हैं कि सिंगुलर न्यूटर जेंडर के नाउन के लिए इट का प्रयोग होता है। आई हैव ए आई हैव ए पाइस, यू मे टेक इट, यू हैव अ केक, यू मे ईट इट। तो लेकिन प्रोनाउन इट के निम्नलिखित विशेष प्रयोग हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ विशेष प्रयोग दिए जा रहे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि जैसे हम पशु पक्षियों का लिंग नहीं जानते हैं तो इट का प्रयोग करते हैं, बच्चे का लिंग नहीं जानते तो इट का प्रयोग करते हैं। वाक्य के असली सब्जेक्ट के लिए इट भूमिका तैयार करता है, आने वाले सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो सकता है, जैसे कि इट इज ईजी टू प्रोमिस बट डिफिकल्ट टू फुलफिल। वस्तुतः टू प्रोमिस इज ईजी वाक्य था जिसमें टू प्रोमिस वाक्य का असली सब्जेक्ट है, उसी तरह टू फुलफिल भी वाक्य का असली सब्जेक्ट है, उसी टू प्रोमिस और टू फुलफिल के लिए इट का प्रयोग हुआ है। तो इन चीज़ों को आप सावधानी से पढ़ते रहें और देखते रहें, समझते रहें। वीडियो को हमने बहुत स्लो स्पीड में बनाया है। कभी कभी आने वाला सब्जेक्ट जीरंड रहता है, जीरंड के विषय में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे जीरंड इन्फिनेटिव क्या होते हैं। इट इज़ नो यूज ट्राइंग हाउ, इट इज़ नो गुड वेस्टिंग टाइम। यहाँ ट्राइंग और वेस्टिंग वाक्य के असली सब्जेक्ट हैं, इनके बदले इट आया है। कहीं कहीं क्लॉज यानी उपवाक्य के लिए भी इट आता है, तो ये आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। दैट ही इज रिच वेदर आई सेल गो, वाक्यों के असली सब्जेक्ट हैं जिनके लिए इट का प्रयोग हुआ है। तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब पांचवी बात करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर बल यानी एम्फेसिस देने के लिए भी हम इट का प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि इट इज यू who have spoilt the child। it is you यानी आप ही हो। who have spoilt the child, जिसने बच्चे को बिगाड़ा। तो हाँ, यहाँ पर यू पर जो एम्फेसिस दिया गया है, बल दिया गया है, इट वॉज आई हु ब्रॉट द न्यूज। तो यहाँ पर यू और आई का उच्चारण बल देकर किया जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए हैं। तो अज्ञात लिंग के मनुष्य के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। हु इज इट एट द डोर। देखिए, अगर डोर पर कोई नॉकिंग करता है और हमें पता भी नहीं है कि कौन है, तो हम उसके लिए इट का प्रयोग कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अज्ञात लिंग के लिए, मनुष्य के लिए भी हम इट का प्रयोग कर देते हैं। प्राकृतिक घटनाओं में वर्ब के साथ इट सब्जेक्ट बनता है, जैसे इट इज रेनिंग, तो ये नेचुरली चीज़ है। समय बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। दूरी निकालने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। हाउ फार इज टू कलकत्ता, कलकत्ता कितनी दूर है, इस प्रकार से। बहुत से नाउन जब वर्ब बन जाते हैं और जाना यानी गो या रहना स्टे अर्थ रखते हैं, तो वहाँ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न यानी तुम लोग स्टेशन किस सवारी से जाओगे, तो वी कैन वॉक इट क्वाइट ईजीली। जैसे कि हम यहाँ पर वर्ब इसके 10वें नियम के बात कर रहे हैं, तो वी कैन वॉक इट क्वाइट इजीली, हम लोग बहुत आसानी से टहलकर पैदल जा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इनमें बहुत सारे हमने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। तो और बहुत से नाउन जब वर्ब बन जाते हैं तो उनमें इट का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, 10वें पॉइंट में ये बात हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके स्पष्ट की है। तो ऊपर के वाक्यों में इट अनिश्चितकर्ता के लिए आया है, यह एक मुहावरेदार प्रयोग है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, इनको आप सावधानी से और आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हो सके तो आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें, क्योंकि अपने स्वयं के नोट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। अब 11वां पॉइंट है, नीचे के फ्रेज में भी हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, किसी बात को स्वीकार करना। ये कुछ फ्रेज हैं दोस्तों जो यहाँ पर दिए गए हैं। इन फ्रेज को भी आपको याद करना चाहिए, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब दूसरे पर्सनल प्रोनाउन के बाद में हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। आई मेट राम, ही वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, श्याम हैड अ बुक, ही बॉट इट एट अ शॉप, द पेन
राइट्स वेल माई फादर गेव इट। तो देखिए यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऊपर के वाक्य पेयर्स ऑफ सेंटेंस को जोड़कर हम एक वाक्य बनावे, तो दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनको अगर सिंथेसिस किया जाए, जोड़ा जाए, तो आई मेट राम हु वाज रनिंग फ्रॉम स्कूल। दूसरे वाक्य का बनेगा श्याम हैड अ बुक विच ही बॉट एट अ शॉप। और तीसरे वाक्य का बनेगा द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल। तो ऊपर के वाक्यों में हु, विच और दैट के द्वारा वाक्यों को जोड़ा गया है, ऐसे प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन देखिए जो वाक्यों को जोड़ते हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनके द्वारा हम वाक्यों को जोड़ते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन एक तरह का कंजक्शन है, ये भी आप ध्यान रख लें कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक प्रकार का कंजक्शन होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। इसलिए ऐसे प्रोनाउन को जो दो वाक्यों को जोड़ें या कनेक्टिव प्रोनाउन कहना चाहिए, परंतु अंग्रेजी व्याकरण में व्याकरण इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते आए हैं। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में इसकी जो डेफिनेशन निकलती है, आप फिर ऊपर वाली डिटेल को पढ़ सकते हैं। A relative pronoun is one that relates to a noun or pronoun that goes just before it। यानी रिलेटिव प्रोनाउन वह है जो अपने पूर्वगामी किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंधित हो। जी हाँ दोस्तों, ये आप ध्यान रख लें कि रिलेटिव प्रोनाउन वह होता है जो अपने पूर्वगामी किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंधित हो। द नाउन और प्रोनाउन टू विच अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स इज कॉल्ड एंटेक्सडेंट। तो फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन संख्या में 3 हैं मुख्य रूप से। देखिए हालांकि ये होते ज़्यादा हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपके लिए एक एक करके स्पष्ट बताया जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, इसके भी 3 केस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में हु है, ऑब्जेक्टिव केस में हुम है, और जेनेटिव केस में हुज है। देखिए दोस्तों, हु हमने कहा था आपसे कि ज़्यादा होते हैं। तो देखिए नॉमिनेटिव केस में अगर हु की बात करें तो कर्ता कारक में हु होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हुम होता है, जेनेटिव केस में हुज होता है, और इनके सिंगुलर और प्लूरल में एक ही रूप रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट कर लें कि हु, हुम और हुज, इनके सिंगुलर और प्लूरल एक ही रूप रहते हैं, यानी ये तीनों एक ही रूप में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे 3 एग्जाम्पल से बताया गया है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हु के लिए जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, हुम के लिए जिसे, जिसको, जिनको, जिन्हें, और हुज के लिए जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी हिंदी भाषा में शब्द आते हैं। हु, हुम का प्रयोग केवल मनुष्यवाची नाउन के लिए ही होता है। ये आप विशेष ध्यान रख लें दोस्तों कि हु का और हुम का प्रयोग हम मनुष्यवाची संज्ञाओं के लिए ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हु और हुम जो होते हैं ये मनुष्यवाची प्रोनाउंस ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपके लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल से आप तीनों एग्जाम्पल से समझ लें। इसके बाद में हम प्रयोग करते हैं विच का। विच का ऑब्जेक्टिव विच ही होता है, ये भी ध्यान रख लें आप। विच का सब्जेक्ट भी विच होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी विच ही रहता है। विच के पजेसिव में 2 रूप होते हैं, हुज और ऑफ विच में ऑफ विच पुराना पड़ गया है, ये तो अब कम में आता है। अब हुज ही सजीव निर्जीव दोनों के लिए प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हुज का प्रयोग हम सजीव यानी मनुष्यों के लिए करते हैं। हुज का प्रयोग हम सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ही कर देते हैं, लेकिन विच का प्रयोग मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्रकार के नाउन के लिए भी होता है। इसको आप ये जो 7 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन 7 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दैट। दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में एक ही रूप होता है, इसका जेनेटिव रूप नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, दैट के बारे में आप स्पष्ट कर लें कि दैट जो होता है वो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, इसका जेनेटिव के रूप नहीं होता है। हु का प्रयोग मनुष्य के लिए, अब यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट समझ लें, हु का प्रयोग मनुष्य के लिए, विच का निर्जीव पदार्थ के लिए, तथा दैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हुई यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि जहां हम हु यानी मनुष्य, विच यानी निर्जीव पदार्थ, जहां दोनों आ जाएं वहीं पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, द मैन दैट इज आइडल कैन नॉट बी हैप्पी। तो देखिए द मैन और आइडल यहाँ पर आया है, तो इसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। द बुक दैट इज चीप इज वर्थलेस।
तो यहाँ पर हमें दैट का प्रयोग किया है बुक के लिए। तो सम रिलेटिव प्रोनाउंस और आगे दिए गए हैं, एज है, वट है, वाट है। तो एज का अर्थ होता है जो या जिसको, इससे पहले सच या सेम अवश्य रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान कर लें आप कि एज का प्रयोग हम तभी करते हैं जब सच या सेम इनके साथ में रहते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा कि दीज एप्पल्स आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे। तो देखिए सच एज, सच और या सेम हो तो ही हम एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा बट, चारों एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं। बट है, इसका अर्थ जो नहीं है, यह नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल से ये बात आपको स्पष्ट करके बताई है। अब आ जाता है हमारा वॉट। यह कंपाउंड प्रोनाउन दैट और विच का अर्थ रखता है। जी हाँ दोस्तों, वॉट के अंतर्गत दैट और विच दोनों का सम्मिलित रूप है, कंपाउंड रूप है। इसका अर्थ होता है हमेशा जो कुछ। तो ये हमने यहाँ जो 4 एग्जाम्पल आपको हिंदी और इंग्लिश में बताए गए हैं। आई गेव हिम व्हाट आई हैड, मेरे पास जो कुछ था मैंने दे दिया। व्हाट का मतलब होता है जो कुछ, यानी ऑल, जो कुछ भी था। अब ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हमें रिलेटिव प्रोनाउन का कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहे तो उसका लोप ही कर देना उत्तम है, अच्छा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बताया गया है, द बुक दैट आई वॉट इज गुड, द मैन whom गॉड्स लव डाई यंग। ऊपर के वाक्यों में विच, दैट, whom को हटा देने से ही वाक्य मुहावरेदार हो जाते हैं। यानी इन वाक्यों में हमें दैट और whom का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द बुक आई बॉट इज गुड, द मैन गॉड्स लव डाई यंग। यदि लिखित भाषा में हम ना भी हटावें तो बोलचाल की भाषा में तो उन्हें अवश्य हटा दें। लिखित में तो चल सकता है लेकिन बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग ठीक नहीं रहता है। परंतु आपको स्मरण रहे कि हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटाने की सलाह तो दे रहे हैं, ना कि नॉमिनेटिव को। ध्यान रखें दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव को हटाने की कह रहे हैं, नॉमिनेटिव को हटाने की, यानी सब्जेक्टिव केस में नहीं हटेगा ये। गॉड हु इज ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान है, लव्स ऑल, वो सभी को लव करता है। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। ऊपर के वाक्यों में हम बात करें तो हु यानी जो, विच, दैट जो नॉमिनेटिव केस के हैं वे नहीं हट सकते हैं। हाँ, यदि देयर इज, देयर आर रहें तो बोलचाल की अंग्रेजी में हु छिप जाता है, देयर इज समबडी कॉल्स यू। अब दूसरी बात करते हैं हम, एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का एग्रीमेंट। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन अर्थात एंटेक्सेंट यानी पूर्वगामी के लिए आया है उसके अनुसार उसका नंबर और पर्सन होगा। या दोस्तों ये चीज़ ध्यान रख लें कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस अपनी पूर्वगामी प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है तो उसके अनुसार उसका नंबर और पर्सन होगा। यदि पूर्वगामी नाउन एक वचन है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी एक वचन, और पूर्वगामी नाउन बहुवचन है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुवचन ही होगा। देखिए पहले एग्जाम्पल में आपके लिए द बॉय सिंगुलर है तो हु आया है। हार्ड इज श्योर टू सक्सीड, इसमें लेबर्स। द बॉयज हु हार्ड आर श्योर टू सक्सीड लेबर। तो देखिए हाँ, हम ऊपर के जो वाक्य उसमें लेबर, परिश्रम करना, क्रिया का प्रयोग हु के बाद करना है। कैसे करें? हु के नंबर और पर्सन के को निश्चित करें। हम जान चुके हैं कि हु विच के पहले वाला नाउन या प्रोनाउन जिस नंबर और पर्सन में है वही नंबर और पर्सन हु विच का भी होगा। स्पष्ट है कि प्रथम वाक्य में हु के पहले बॉय थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में है, तथा दूसरे वाक्य में थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। अतः पहले वाक्य में लेबर्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया गया क्रिया में एस जुड़ता है। यानी इसमें नंबर और को और पर्सन को देख लेना है हमें कि किस नंबर और पर्सन में जो सब्जेक्ट आया है तो उसी प्रकार से हम वर्ब का प्रयोग कर देंगे। और दूसरे में लेबर का प्रयोग होगा चूंकि बॉयज प्लूरल नंबर है। तो आपको यहाँ पर बताएं कि आई वो, ये कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए हैं, इनसे आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और यहाँ नीचे डिटेल से बताया गया है कि कौन से वाक्य में किस प्रकार से क्या क्या आएगा। अब एक बात और है, हु विच का नंबर और पर्सन तो एंटीसेडेंट के अनुसार होता है पर उनके केस यानी कारक स्वतंत्र होते हैं।
यानी इनके जो पर्सन जो होते हैं वो हु, विच और नंबर, और नंबर का नंबर और पर्सन तो उनके इंसिडेंट यानी पूर्वगामी के अनुसार होता है, पर उनके जो केस होते हैं, कारक होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि राम हु इज अ डॉक्टर हैज अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। तो देखिए यहाँ पर हु आया है, इज अ डॉक्टर, इनमें क्या किस लिए आया है, क्या है, ये तीनों वाक्यों को आप पढ़ें तो ऊपर के वाक्यों में वाक्य एक में हु कर्ता, वाक्य दो में हुम कर्म, और वाक्य तीन में हुज संबंध कारक है। अतः रिलेटिव प्रोनाउन का केस अपने उपवाक्य में स्वतंत्र रहता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग में एक और भूल होती है, तो आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हम क्या क्या भूल कर देते हैं। विशेषकर हिंदुस्तानी विद्यार्थी यह भूल करते हैं, यानी हम इंडियंस जो स्टूडेंट होते हैं वो इस विषय में भूल कर देते हैं कि वे हु और विच वाले उपवाक्य यानी क्लॉज के अंत में एक और फालतू कर्ता ही, सी, इट, दे जोड़ देते हैं। यह बात जान लेनी चाहिए कि हु विच के पहले जो नाउन या प्रोनाउन अर्थात एजेंट है वह नॉमिनेटिव केस में है, अर्थात वह सब्जेक्ट करता है, उसका वर्ब तुरंत ना आकर हु विच वाले उपवाक्य के अंत में आता है। या यूं कहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में मूल वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब एक दूसरे से बहुत विलग रहते हैं और उनके बीच में हु विच वाला उपवाक्य घुसा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें हम, राम हु इज अ डॉक्टर हैज अर्न मनी। इस वाक्य में मूल वाक्य का कर्ता राम और क्रिया हैज अर्न मनी, और उन दोनों के बीच में हु इज अ डॉक्टर एक उपवाक्य आया है। अब विद्यार्थी करते क्या हैं, हु इज अ डॉक्टर के बाद फालतू ही लिख देते हैं। राम हु इज ए डॉक्टर ही हैज अर्न मनी, वे ऐसा इसलिए करते हैं कि वे समझते हैं कि हैज अर्न क्रिया बिना कर्ता इन सब्जेक्ट का है, अतः वे दया करके क्रिया हैज अर्न के लिए एक कर्ता ही देते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हैज अर्न क्रिया का कर्ता राम वाक्य के आदि में क्रिया की प्रतीक्षा में बैठा है। अतः ऐसी भूल हम बिल्कुल ना करें। आप इसको और डिटेल से पढ़कर समझ सकते हैं, और अगर कोई आपको परेशानी हो कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर डाल दें। तो ऐसे वाक्य का एक और कारण है, हिंदी में हम बोलते हैं जो लड़का कल यहाँ आया था वह अच्छा खिलाड़ी है, जो किताब आपने दी थी वह खो गई। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको इन्हें समझ लेना चाहिए। बस इसी वह वे के लिए लड़के ही दे लिख मारते हैं, और बात यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों की बनावट में गहरा अंतर है। हिंदी में हम मुख्य वाक्य यानी वह वे वाले वाक्य को अंत में रखते हैं और जो जिस वाले उपवाक्य को प्रारंभ में आदि में रखते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को बड़े डिटेल से इस प्रकार से यहाँ से पढ़कर समझ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में एक बात और कहकर हम इस अध्याय को, अब रिलेटिव प्रोनाउन के अध्याय को हम समाप्त करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिलेटिव प्रोनाउन वाला उपवाक्य, जी हाँ दोस्तों, देखिए अब हमने इसको जो बॉक्स में बंद किया है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जो महत्वपूर्ण है वह है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला उपवाक्य अपने एंटीसीडेंट के निकटतम रहता है। यदि आप उसे उचित स्थान से हटाकर अन्य स्थान पर रख देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, राम हु इज अ डॉक्टर वेंट टू लंदन, यह तो वाक्य शुद्ध है। राम जो कि डॉक्टर है वेंट टू लंदन, लंदन चला गया। अब हम इसको यदि दूसरे तरीके से बनाएं, राम वेंट टू लंदन हु इज ए डॉक्टर, तो देखिए यहाँ पर इसका कितना रूप अशुद्ध हो गया। राम वेंट टू लंदन, राम लंदन चला गया, हु इज ए डॉक्टर जो कि डॉक्टर है, यानी यहाँ पर राम को डॉक्टर नहीं बताया गया, यहाँ लंदन शहर ही डॉक्टर बन गया। तो इस प्रकार से इसका अशुद्ध रूप हम ना करें। तो रिलेटिव प्रोनाउन इन मॉडर्न इंग्लिश, इसको आप डिटेल से पढ़ लें और देखिए मॉडर्न इंग्लिश में हम किस किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, आप इसको पढ़ें और सावधानी से समझें। अब दैट का प्रयोग यहाँ पर आपके लिए बताया गया है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव, इसमें देखिए 4 पॉइंट आपके लिए बताए गए हैं और चारों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं कि किस किस प्रकार से हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑल, सम, सेम, नथिंग, ओनली के बाद हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कि ये आपने शुरू बहुत पहले ये कोटेशंस पढ़ी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो और हु वाट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद भी दैट ही आता है। तो इस प्रकार के हमसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि यहाँ पर हु आएगा, ये दैट आएगा या वॉट आएगा या क्या आएगा। तो ये दैट वाले जो नियम हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। हम आपको इन्हें बता रहे हैं कि दैट वाले प्रोनाउंस को आप निश्चित रूप से गहराई से पढ़ लेना, क्योंकि ये दैट जो है इसके प्रयोग कन्फ्यूजन करते हैं। तो आप इनको कन्फ्यूज ना हो और इन 4 नियमों को सावधानी से पढ़ लें, और इन चारों नियमों को पढ़ करके और आप इस चीज़ को स्पष्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम तीसरे प्रोनाउन की बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स का मतलब है निर्देशन करना, दूर से इशारे से बताना। जैसे कि यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं, दिस इज अ गुड बुक, दैट इज अ बैड बुक, दीज आर स्वीट मैंगोज, दोज आर श्योर मैंगोज। तो देखिए ऊपर के वाक्य में दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउंस हैं, वे निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ऐसे प्रोनाउंस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। स्मरण रहे कि दिस सिंगुलर है और दीज प्लूरल है, ये निकट की वस्तु के लिए आते हैं। उसी प्रकार से दैट सिंगुलर है और दोज प्लूरल है, ये दूर की वस्तु के लिए आते हैं। इस प्रकार से देखिए आप इस डिटेल को पढ़ करके इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और इसमें देखिए ये जो महत्वपूर्ण बात है नोट लगाकर यहाँ पर बताई गई है कि दिस और दैट किसी मनुष्य के लिए प्रोनाउन के रूप में नहीं आते। देखिए जो हमने आपको ये बॉक्स में बताई है बात, ये इस चीज़ को आप स्पष्ट कर लें और बिल्कुल इसको अपने अंदर उतार लें कि दिस और दैट किसी मनुष्य के लिए प्रोनाउन के रूप में नहीं आते, वे निर्जीव पदार्थ के लिए आते हैं। दिस इज अ गुड बॉय, दैट इज अ बैड गर्ल, ये वाक्य टकसाली नहीं है। हाँ, दीज और दोज मनुष्य के लिए भी आ सकते हैं। दोज हु लव द पुअर आर लव्ड बाय गॉड, दीज आर माई ब्रदर्स। तो इस चीज़ को आप अपने जहन में उतार लें और इन चीज़ों को स्पष्ट कर लें। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ दिस और दैट और दोज के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल आपके लिए दे गए हैं और स्पेशल यूज आपके लिए दे गए हैं, तो इनको भी आप देख लें अब। और सिंगुलर और प्लूरल में किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब हम किसी नाउन को 2 बार लिखना नहीं चाहते तो पहली बार नाउन लिखकर दूसरी बार सिंगुलर नाउन के लिए दैट और प्लूरल नाउन के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नियम आपको बताने जा रहे हैं हम। वीडियो को आप स्किप ना करें और वीडियो को लगातार देखें। आप 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी आप इसको चाहें, जब तक आपका चैप्टर क्लियर ना हो जाए तब तक इस वीडियो के एक एक इस जो हमने यहाँ पर जो वीडियो में जो स्लाइड्स दी गई हैं, जो अपनी बात बताई है नोट्स के माध्यम से, आप इनको जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आप इनको 2 बार 3 बार पढ़ें। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका प्रोनाउन से संबंधी जो प्रश्न है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों कि दैट और प्लूरल के नाउन के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं, विशेषकर जब वाक्य में ऑफ रहता है तब इसका प्रयोग होता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ 2 बार क्लाइमेट आया है, अतः इसके स्थान पर दैट का प्रयोग कीजिए। और देखिए फिर के सेंटेंस कैसा होता है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। उसी प्रकार से द टी ऑफ इंडिया इज बेटर देन दैट ऑफ सीलोन, यानी दैट आया है यहाँ पर टू टी के लिए, तो दैट का ये स्पेशल यूज यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार से प्लूरल में भी हो जाएगा, द मैंगोज ऑफ धारभंगा आर स्वीटर देन दोज द मैंगोज ऑफ पटना, द टीथ ऑफ द कैट आर शार्पर देन दोज, यानी द टीथ ऑफ अ डॉग। तो देखिए ये बहुत ही स्पेशल यूज बताया गया है और आप इनको डिटेल से पढ़ लें। अब देखिए नोट में, यदि दिस और दैट दोनों एक ही वाक्य में आए, देखिए दोस्तों ये चीज़ महत्वपूर्ण है आपके लिए और इस चीज़ को आप ध्यान देते जाएं कि जिन जिन चीज़ों को हम यहाँ पर आपके लिए बॉक्स में बता रहे हैं उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें अपना ध्यान, कि दिस और दैट दोनों एक ही वाक्य में आवे तो दिस अंतिम नाउन को और दैट पहले वाले नाउन को बताता है। ये चीज़ आप विशेष फोकस कर लें कि दिस और दैट में अंतर क्या है। अमेरिका एंड इंडिया आर 2 कंट्रीज, एग्जाम्पल दिया गया है। दिस इज
पुअर एंड दैट इज रिच। तो देखिए अब इस बात से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये दिस किसके लिए आया और दैट किसके लिए आया, लेकिन अगर आपको ये नियम याद है कि दिस और दैट किसको बताते हैं एक ही सेंटेंस में, तो आप इसको स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे, क्योंकि अंतिम नाउन इंडिया है इसलिए दिस इंडिया के लिए आया है और दैट अमेरिका के लिए आया है क्योंकि उसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए दिस और दैट यदि एक ही वाक्य में आया हो तो हमने आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब इसी प्रकार से वन और वंस की हम बात करते हैं। जब हम एक ही नाउन को वाक्य में सरलता लाने के विचार से दोहराना नहीं चाहते तो सिंगुलर नाउन के लिए वन तथा प्लूरल नाउन के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों को भी आप अपनी गहराई से समझ लें कि किस किस प्रकार से ये बातें हैं जो मैंने अंडरलाइनें की हैं। वन वंस के प्रयोग के लिए नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का रहना अनिवार्य है, यानी ये निश्चित है कि वन और वंस का प्रयोग जब हम करेंगे तो नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का रहना अनिवार्य है। जैसे कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ ब्लैक हॉर्स एंड यू हैव अ वाइट हॉर्स। तो इसी प्रकार हॉर्स के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं, यू हैव अ वाइट वन। अब प्लूरल में इनका प्रयोग देखिए तो प्लूरल में वंस का प्रयोग हो जाएगा। तो इन वाक्यों को आप देखें और स्पष्ट कर लें। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ हमने एक्सरसाइज दी गई हैं, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। ईच ऑफ द गर्ल्स गेट अ रिवार्ड, ईच गेट्स व्हाट ही डिजर्व, आइदर ऑफ द टू रोड्स गोज टू द स्टेशन, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज डिलिजेंट, और यू हैव टू पेन्स बट नाइदर राइट वेल। देखिए यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं और पांचों सेंटेंसेज में हमने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे कि एक में ईच है, आइदर है, नाइदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। यही शब्द एडजेक्टिव भी होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी होते हैं। एडजेक्टिव रहने पर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है। लेकिन देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या है कि अगर ये शब्द एडजेक्टिव रहते हैं तो तुरंत बाद कोई नाउन आता है। जैसे कि ईच बॉय, आइदर रूम, नाइदर बुक। ईच, आइदर, नाइदर के बाद वर्ब सदा सिंगुलर रहता है। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ईच, आइदर, नाइदर के बाद वर्ब हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर ही रहता है। ईच का अर्थ होता है दी हुई बहुसंख्यक वस्तुओं का प्रत्येक, और आइदर का अर्थ है दो में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ है दो में से कोई नहीं। देखिए तीनों को स्पष्ट करके बताया गया है यहाँ पर कि ईच का अर्थ होता है कि बहुसंख्यक वस्तुओं का प्रत्येक, आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। तो दो से अधिक वस्तुओं के लिए आइदर नाइदर का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट कर लें कि दो से अधिक वस्तुओं के लिए आइदर नाइदर का प्रयोग नहीं होता, उनके लिए एनी या नो का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से यानी छोटी छोटी बातें ऐसी बताई जा रही हैं जो परीक्षाओं में आपसे पूछ ली जाती हैं, क्योंकि दो से अधिक वस्तुओं के लिए कभी कभी आइदर या नाइदर का प्रयोग कर देते हैं, जो कि व्याकरण या ग्रामेटिकल दृष्टि से सेंटेंस सही नहीं होता है। अब ईच अदर और वन अदर के बारे में बताया गया है। द टू बॉयज क्वार्ल्ड विद ईच अदर, दोनों लड़के एक दूसरे से झगड़े। ऑल मेन फॉट विद वन अनदर, तो प्राचीन व्याकरण ईच अदर का प्रयोग दो के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते थे। अब यह भेद मिट गया है दोस्तों, अब आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी हम प्रदान कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ईच अदर और वन अनदर, ये देखिए पूर्व में इनमें अंतर था, लेकिन अब वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में ईच अदर और वन अनदर में कोई अंतर नहीं है। अगर ऐसा सेंटेंस आपके लिए कहीं भी पूछा जाए तो आप इसको स्पष्ट कर लें कि ईच अदर और वन अनदर में अब भेद नहीं रहा है, इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं हम। हु आर यू, हु इज ही, whom were you speaking to, whose is this book, which is the pen, which do you prefer,
व्हाट इज द मैटर। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए और इन एग्जाम्पल्स में यहाँ पर हु, वूम, वूज, विच, व्हाट प्रोनाउन हैं, वे प्रश्न पूछते हैं। तो यानी जिन प्रोनाउन से प्रश्न पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अब देखिए 3 का हम यहाँ पर आपको स्पेशल यूज बता रहे हैं कि हु, हुज और whom, ये प्रोनाउंस जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो हु कौन नॉमिनेटिव केस, whom किसको किनको ये ऑब्जेक्टिव केस, और हुज किसका किनका ये जेनेटिव केस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग केवल मनुष्य के लिए ही किया जाता है। ये चीज़ आप देखिए, इस चीज़ को आप कंफर्म कर लें कि ये जो बात बताई गई है यहाँ पर, ये जो बात है कि इनका प्रयोग केवल मनुष्य के लिए ही किया जाता है। अगर इंटरोगेटिव में हु, हुज और वूम का प्रयोग होता है तो मनुष्य के लिए होता है। हु जब नॉमिनेटिव केस में हो तो वाक्य के इंटरोगेटिव होने पर भी उसके साथ डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को भी आप क्लियर कर लें कि हु जब नॉमिनेटिव केस, यानी हु जब नॉमिनेटिव केस में होता है तो इंटरोगेटिव होने पर भी डू, डज, डिड का प्रयोग हु के साथ कभी नहीं किया जाता है, जैसा कि अन्य वाक्यों में होता है। यही इसकी विशेषता है। हु वेंट देयर, हु केम हियर, हु गेव यू दैट बुक। तो यदि हु डिड गो, हु डिड कम कहें तो ये बिल्कुल अशुद्ध होंगे। इसी प्रकार से whom ऑब्जेक्टिव केस है, परंतु इन दोनों whom के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में भी who का प्रयोग चल पड़ा है। तो आप इस डिटेल को यहाँ से देख सकते हैं और इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हुज जेनेटिव है। अब हम हुज की बात करें तो हुज जेनेटिव है। और विच इज दिस बुक, हुज वाज दैट काउ, वाट का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में प्रयोग किया जाता है, दोनों रूपों में यही होता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लें कि वॉट का प्रयोग निर्जीव पदार्थों के लिए होता है और सिंगुलर और प्लूरल में इसमें कोई अंतर नहीं है, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूपों में यही रहता है। इसके बाद में देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए। वॉट किसी पेशा यानी ऑक्यूपेशन जानने के लिए मनुष्य के लिए भी आता है। वॉट आर यू, आई एम अ टीचर। इसी प्रकार से विच का प्रयोग मनुष्य और निर्जीव पदार्थों के लिए आता है। यह चुनाव यानी सिलेक्शन करता है, यानी दो में से किसी एक का चयन यानी कर पूछा गया हो तो हम विच का प्रयोग करते हैं। विच इज़ योर फ्रेंड, विच ऑफ द बॉयज टुक माई पेन, विच ऑफ यू हैव डन दिस, यानी बहुत में से या दो में से कोई एक चुनाव करना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, कभी कभी प्रोनाउन किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए भी आते हैं। ऐसे प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट कर लें कि कभी कभी जो प्रोनाउन होता है किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए भी आता है। ऐसे प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नीचे उनके अर्थ सहित आपको प्रयोग दिए गए हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल से आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में जान सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात बताई गई है इसमें कि नन का प्रयोग केवल सिंगुलर में होता था, अब इसका प्रयोग प्लूरल में भी होने लग गया है। ऑल जब मनुष्य के लिए आता है तो प्लूरल, और जब वस्तु के लिए आता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप इस चीज़ को, इन चीज़ों को नोट कर लें। सी पॉइंट है वन, दे, वी, आई सभी का अर्थ मनुष्य यानी मैन या मनुष्यगण है। और ऊपर जो वाक्य दिए गए उनकी यहाँ पर स्पेशल एक्सप्लेनेशन की गई है, व्याख्या की गई है। वन का पजेसिव वंस है, ना कि हिज। और ई में बताया गया है समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सभी शब्द मिलाकर लिखे जाते हैं। सम और वन, एनी या बड़ी, यानी इनको हम अलग अलग करके नहीं लिखते हैं। और नो बडी, नथिंग इत्यादि नेगेटिव हैं, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये भी ध्यान रखें, यदि नॉट का प्रयोग करना हो तो नो बडी या एनी बडी में, और नथिंग, नो बडी को एनी बडी में और नथिंग को समथिंग, एनीथिंग में बदल दिया जाता है। ये आप ध्यान कर लें। आई वॉन्ट नथिंग,
आई डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग। जी हाँ दोस्तों, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पर जो दो वाक्य दिए गए हैं ये हमसे बिल्कुल ज़रूर पूछा जाता है कि जो चेंज जो होता है, इंटरचेंज जब हम करते हैं सेंटेंसेज का, कि सेंटेंस को चेंज करते हैं और उसका अर्थ ना बदले, तो देखिए आई वॉन्ट नथिंग, यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है आई वॉन्ट नथिंग, अब इसी मीनिंग में इसको हम नेगेटिव में यदि चेंज करेंगे तो आई डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग। आई सॉ समबडी, आई डिड नॉट सी एनी बडी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेंटेंस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ हमें काम आती है दोस्तों। एक चैप्टर दूसरे में कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रोनाउन को ही पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन के साथ में हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हों। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करें, हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आप सोच रहे होंगे कि उबाऊ हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपने आप को एनर्जेटिक बनाएं और ये सोचें कि कितनी मेहनत के साथ में ये वीडियो हमने बनाया है और कितनी अच्छी जानकारी हमने आपको प्रदान की है। तो आप वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देख लें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। तो कुछ प्रोनाउन के बाद SELF लगाकर हम नवीन प्रोनाउन बनाते, नया नया प्रोनाउन बनाते, उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनके अंत में SELF लगा रहता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का यूर सेल्फ और योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देमसेल्व्स। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनसे आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अब हमारा लास्ट इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर बल यानी एम्फेसिस देता है, जोड़ देता है, तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में उसे स्वयं या खुद कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। ही हिमसेल्फ बेंट टू मार्केट, वह खुद बाजार गया, किसी अन्य को नहीं भेजा। आई माई सेल्फ वॉश अप प्लेट्स, मैं अपनी थाली स्वयं धो लेता हूँ। द बॉय हिमसेल्फ हैज स्पॉइल्ड हिज लाइफ, लड़के ने अपनी जिंदगी आप बर्बाद की। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही इसे कर लूँगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपका अपना विनोद अवस्थी। इस वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मूमल क्लासेज। धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमें 1 घंटे के लिए सुना। थैंक यू दोस्तों।